अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम डिफाइन करते हैं, दीज आर डेंस ग्रैन्युलर, डेंस स्ट्रक्चर हैं और ग्रैन्यूल्स की तरह हैं, दानेदार जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं। जनरली दो इसके अंदर जो है वो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बगैर किसी मेम्ब्रेन के होती है और पाए जाते हैं हर सेल के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, हर सेल के अंदर इसकी मौजूदगी है। डिस्कवरी की बात करेंगे, इसको डिस्कवर किया है पैलेड ने 1955 के अंदर। और अगर इसकी फॉर्म्स को देखा जाए तो दो फॉर्म्स में ये जनरली ये प्रेजेंट होते हैं। एक फॉर्म इसकी होगी कि ये फ्री फॉर्म में होंगे, मतलब अकरेंस में ये या तो फ्री फॉर्म में होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होंगे और प्रोटीन की वहां सिंथेसिस कर रहे होंगे, या फिर सेकेंडली इसमें क्या होता है ये अटैच्ड फॉर्म में होते हैं। और अटैच फॉर्म में ये कहाँ मौजूद होंगे, हमने पिछले लेक्चर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम जन्म लिए थे। तो एंडोप्लाज्मिक की जो रेटिकुलम की सरफेस होती है उसके ऊपर ये मौजूद हो सकते हैं और वहां फिर ये अटैच होते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या होंगे, डिस्पर्स्ड जो है ना वो फॉर्म में होंगे। तो ये जनरली दो तरह से ये इनकी अकरेंस होती है। नंबर की बात करें तो हर सेल के अंदर मौजूद है और हर सेल के अंदर ही एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जनरली, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ना वो कर रहे हैं। तो सेवरल थाउजेंड से फ्यू मिलियंस में ये हो सकते हैं और ये मिलियंस में उन तमाम सेल्स के अंदर होंगे जो प्रोटीन के सिंथेसिस ज़्यादा जो है वो कर रहे होंगे। तो ब्रेन के सेल हों या पेंक्रियाज के सेल हों, इनके अंदर मोस्ट अबंडेंट होंगे, सबसे ज़्यादा मिकदार में ये ब्रेन के सेल्स के अंदर और पेंक्रियाज में पाए जाते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज जो हैं ये सिंथेसिस कर रहे हैं एंजाइम्स की भी और जो है हार्मोन्स की भी। प्रोटीनेशियस जो हार्मोन है, इंसुलिन की बात करें, ग्लूकागोन की बात करें, तो उनकी जो है सिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो मोस्ट अबंडेंट राइबोसोम के हवाले से ये दो तरह के जो है सेल होते हैं। केमिकल कंपोजिशन को लें तो 60% इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, 40% इसके अंदर प्रोटीन होती है। नियरली इक्वल अमाउंट इनकी होती है, तकरीबन एक जितनी अमाउंट में होंगे। और चूंकि ये राइबोसोम और राइबोसोम्स जो हैं ये केमिकल कंपोजिशन के हवाले से राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल है, तो इन्हें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहा जाता है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर कंपोज होते हैं, इन दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। देन इनकी सिंथेसिस आ जाती है कि राइबोसोम्स बनते कहाँ पे हैं, कहाँ पे इनको बनाया जाता है। तो सिंथेसिस के हवाले से हमारे पास जो इसमें ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डार्कली स्टेन्ड जो पोर्शन था न्यूक्लियोलस, वहां पे इसकी सिंथेसिस होती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट जो है वो कर दिया जाता है, यानी न्यूक्लियोलस इसको बनाता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियोलस टू साइटोप्लाज्म। और ये जो इसमें जो है मतलब कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन होती है, इस ट्रांसपोर्टेशन में भी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ इसने जाना है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है ना वो आ जाएगा कि साइटोप्लाज्म की तरफ जाते हुए ये कौन कौन सा मतलब पाथवे जो है ना वो ले रहे हैं। तो न्यूक्लियोलस में बन गए, बनने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगी और ये चले जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में या ये फ्री फॉर्म में पड़े रहेंगे या फिर क्या होगा, ये अटैच हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हम इसको लेते हैं कि राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो क्या है। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस है, क्योंकि न्यूक्लियोलस इसको बना रहा है। और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन को लें तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है राइबोसोम्स को, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। सो राइबोसोम की फैक्ट्री होगी न्यूक्लियोलस और प्रोटीन की फैक्ट्री होगी राइबोसोम्स। अब राइबोसोमल प्रोटीन्स आ जाएंगी। चूंकि हमने कहा प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। और राइबोसोम कहाँ मौजूद है, दो जगह हैं, या ये फ्री फॉर्म में डिस्पर्स्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, या ये अटैच फॉर्म में पड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जहां पे भी होगा इन प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी वो न्यूक्लियस से बाहर होगी और उस बाहर बनने वाली प्रोटीन को
फिर लाया जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आने वाली होंगी प्रोटीन होंगी वो न्यूक्लियोलस तक जो है ना वो आएंगी। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल जो आरएनए है उसके साथ कंबाइन होते हैं। दो सब यूनिट इसके जो है वो जनरली बनते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट। दोनों सब यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए, आपस में अटैच करवाने के लिए जनरली मैग्नीशियम आयंस जो है ना वो यूज होते हैं। और जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली जाती है, जैसे ही जॉब इसकी कंप्लीट होती है, दीज बोथ सब यूनिट्स आर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। देन आ जाती है हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर। रफली स्फेरिकल है, मतलब एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, रफली स्फेरिकल सी शेप जो है ना बनती है, तकरीबन गोलाई में जो है ना होगी। और ग्रैन्यूलर है, ग्रैन्यूल्स पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर्स होंगी। और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है ये और तरह के हैं, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो और तरह के। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जनरली स्मॉलर साइज के होते हैं और इसके सब यूनिट भी छोटे जो है ना वो होते हैं। 70S के राइबोसोम्स जो है ना पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किया के अंदर। और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है इसमें लार्जर सब यूनिट जो है वो होता है 50S का। एस इसमें स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट जो है इसमें मतलब जो स्वेडबर्ग था इसने इस साइंटिस्ट ने जो है ये टेक्निक जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसकी सेपरेशन की जो टेक्निक थी या इसकी सेडिमेंटेशन जो थी। तो जब सेल्फ फ्रैक्शनेशन की जाती है तो हर जो ऑर्गेनेली है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है ना सेपरेट होता है। तो जो सेपरेशन के लिए जो यूनिट यूज होता है, जो सेडिमेंटेशन का यूनिट यूज होता है, उसको एस और स्वेडबर्ग जो है ना वो स्वेडबर्ग यूनिट है और शॉर्ट फॉर्म में उसको जो है वो यूनिट के साथ एस जो है वो लिखा जाता है। तो 50S का मतलब है कि ये 50 स्वेडबर्ग यूनिट के ऊपर एडजस्ट होता है या सेडिमेंट होता है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। चूंकि ये दोनों सब यूनिट अलग अलग ही रहते हैं जब तक इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस ना करनी हो। प्रोटीन की सिंथेसिस करते हुए मिलेंगे और जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेंगे फिर से अलग हो जाएंगे। तो स्मॉलर सब यूनिट 30S का है, लार्जर सब यूनिट 50S का है। दोनों को मिलाएं वैसे तो 80 बनना चाहिए, लेकिन दोनों कंबाइंड फॉर्म में हो तो ये 70S जो है ना वो कहलाता है। डिफरेंस क्यों इसमें जो है ना वो आ रहा है, एक्चुअली अगर इसके अंदर हम इसकी डेंसिटी को जो है ना वो लें तो डेंसिटी के अंदर जो है हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, तो जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसको भी और इसके मास को भी कंसिडर करते हैं, तो दोनों की रेशो लेते हैं। तो जब ये अलग अलग होते हैं तो इन्होंने जो कह लें कि जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या होगा ज्यादा। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं सब यूनिट तो जो एरिया है वो जो मतलब एक्सपोज एरिया होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो इनकी जो सेडिमेंटेशन पॉइंट है वो 70S पे होता है, जबकि अलग अलग इनका जो है लार्जर सब यूनिट 50S का होगा और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30S का होगा। दोनों सब यूनिट्स को आपस में कौन मिलाएगा, मैग्नीशियम आयन इन दोनों को मिलाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होगा 20 to 24 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। लार्जर सब यूनिट होता है इसके अंदर वो 60S का होगा यूकैरियोट का, जबकि प्रोकैरियोट में लार्जर जो है 50S का था। स्मॉलर सब यूनिट इसमें 40S का होगा, 40 स्वेडबर्ग यूनिट होगा इसके अंदर। दोनों को वैसे तो मिलाएं 60 और 40 क्या होना चाहिए था 100, लेकिन इसी सेडिमेंटेशन किस पॉइंट पे हो रही है, यहाँ सेडिमेंटेशन 80S पे हो रही है। और सेम रीजन इस पे भी जो है ना वो इस पे जो है इम्प्लीकेशन होगी कि दोनों सब यूनिट जब जो है कंबाइन हो जाते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और ये जो सेडिमेंटेड होते हैं एट द एंड ऑफ ऑल ऑर्गेनेलिज, मतलब इनकी जो सेडिमेंटेशन है इसमें तमाम जो ऑर्गेनेलिज हैं जब इसमें जो है ना उनकी सेडिमेंटेशन जो है ना हो चुकी होती है तो तब इनकी जो है ना सेडिमेंटेशन होती है। लाइट जो है ना वो वेट हम इसको कह सकते हैं। अब जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो गए, यूकैरियोटिक राइबोसोम हो गए। कुछ राइबोसोम्स जो है कुछ क्वांटिटी में राइबोसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो है ना वो ऑर्गेनेलिज हैं। तो उन ऑर्गेनेलिज के अंदर भी राइबोसोम मौजूद है और उनका जो स्टडी है वो ये शो करती, रिवील करती है कि ये भी प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम होते हैं, क्योंकि इनकी सेडिमेंटेशन भी 70S के ऊपर, नियरली 70S के ऊपर इसी सेडिमेंटेशन होती है। लास्ट हमारे पास इसके फंक्शंस आ जाते हैं।
तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस इसने करनी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो अमल होता है इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, और ट्रांसलेशन के लिए 3 तरह की जो है स्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। आरएनए 3 तरह, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 3 तरह का आरएनए रिक्वायर्ड होता है। राइबोसोमल आरएनए इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम, ये प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम्स बना लेता है। अब इस राइबोसोम को साथ में और क्या चाहिए है? मैसेंजर आरएनए चाहिए है, फिर ट्रांसफर आरएनए चाहिए। मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का सारा जो मैसेज है वो इनकोड हुआ लिखा हुआ है, रेसिपी लिखी हुई है, किस रेसिपी से प्रोटीन बनानी है, किस तरतीब से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, वो मैसेज कहाँ लिखा हुआ है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर एडिशन हो जाती है, राइबोसोम आके जो है ना वो एड अप हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है आरएनए आके, सॉरी राइबोसोम आकर अटैच हो गए मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो अब क्या होगा? जो यहाँ पे सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसी के मुताबिक जो ट्रांसफर आरएनए हैं वो उठा कर लाएंगे स्पेशल टाइप का, और इसको इसके मुताबिक जो है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के मुताबिक जो इनकोडेड होगा अमाइनो एसिड, उसको ट्रांसफर कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए करेगा। तो ये इस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है ना कंप्लीट करने के लिए तीनों तरह का आरएनए यूज होता है। यहाँ पे एक टर्म यूज होती है पॉलीसोम राइबोसोम के अंदर, पॉलीसोम भी कहते हैं इसको और पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम में वर्ड पॉली का मतलब होता है मैनी, सोम का मतलब होता है बॉडी, सोमा से निकला है ये वर्ड। तो पॉलीसोम का मतलब होगा एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट है। किस चीज के सब यूनिट है? ये सब यूनिट जो है बहुत सारे एक ही मैसेंजर आरएनए का स्ट्रेच है। सेम मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच होते हैं, 1 2 3 4, मतलब अगर हमने किसी सेल ने हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोटीन बनानी है, बैक वक्त बनानी है, तो उस वक्त में क्या होता है? एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं ताकि जो है स्पीडली प्रोटीन की सिंथेसिस की जा सके। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉडी के ऊपर अगर किसी भी इन्वेडर का जो है वो अटैक होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जो है ना वो आ जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनानी है, तो उसको बल्क में बनाने के लिए, ज्यादा तादाद में जो है ना बनाने के लिए ये पॉलीसोम की फॉर्मेशन होती है। सेम मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो है कॉम्प्लेक्स ऐड होते जाते हैं, और इससे नतीजे में जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जो ये स्ट्रक्चर बनती है, हर एक राइबोसोम जो है यहाँ पे ये बनाना शुरू किया है इसने। ये इलोंगेटेड हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये काफी लंबी हो चुकी है, और इस वजह से यानी इससे निकलती जाएगी, फिर इसका वाला जो है ना वो इस साल, और आगे आगे ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। नए इसके ऊपर जो है ना वो राइबोसोम जो है ना वो अटैच होते जाते हैं, और पुराने वाले जो है वो यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो है डिसइंटीग्रेट जो है वो होते जाएंगे। सो ऐसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच होंगे विद सेम स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए, इसको हम पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो इसमें राइबोसोम के अंदर जो स्वेडबर्ग जो है वो यूनिट है, ये थियोडर स्वेडबर्ग साइंटिस्ट, जिसको इस मतलब आइसोलेशन की वजह से, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन उसने जो है ना वो की है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को सेपरेट आउट किया है, उनकी सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनकी शेप के अकॉर्डिंग। तो इस प्रोसेस की डिस्कवरी की वजह से और उसी के नाम को जो है ना वो जिंदा रखने के लिए, उसी इस इन्वेंशन को जिंदा रखने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं राइबोसोम की सेडिमेंटेशन के लिए, या इसके कह लें जितने भी जो है ना सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म उनको स्टडी करते हुए जो सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल है, उसमें जो यूनिट यूज़ होगा वो स्वेडबर्ग होगा। इट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम।